दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, फिर बता दूं, क्या जो दिशा सालियान का केस है इसलिए उठाया गया क्योंकि सीबीआई का जो फाइनल रिपोर्ट आने वाला था, इसलिए क्योंकि दिशा सालियान का केस अचानक से संज्ञान में आया 4-5 साल के बाद। इसके पहले पूरी तरह से ये केस जो है एक तरह से डेड था, लेकिन अचानक से ये चारों तरफ एकदम मीडिया में खबरों में आने लगा और इस पे सारे जगह वीडियो से लेकर सोशल मीडिया पे वीडियो लोग बनाने लगे और नेताओं का अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी आने लगा। तो ये क्या एक सोची समझी साजिश या बोल सकते रणनीति, साजिश नहीं बोल सकते, एक रणनीति है जो आज की सत्ताधारी बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अभी तक जो भी रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ा, कई रिपोर्ट्स में उसके एनालिसिस, न्यूज़पेपर की कटिंग और ये सब पढ़े और कई लोगों का चैनल भी देखा, जिसमें एसएसआर के जो समर्थक हैं उनके भी चैनल देखा। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये क्लोजर रिपोर्ट है, क्योंकि सीबीआई ने अपने वेबसाइट पे भी नहीं डाला था इसके बारे में। लेकिन इस पे तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। रिया चक्रवर्ती ने भी सत्य की जीत का एक ट्वीट भी कर दिया, जो कि पहले भी एक बार ये कर चुकी हैं, जब ये 2020 का केस था तब भी कर चुकी हैं। तो कहने का मतलब है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्या चीज। अब मान के चलते हैं कि ज्यादातर लोग ये मानने लगे कि ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट तो नहीं आया लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट आ गया है, ऐसी खबरें आ रही है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि देखिए ये मामला क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए इनकी सेटिंग पहले से हो गई थी और उसकी वजह से एक जो क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट जो भी सीबीआई का आने वाला था, तो गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना था कि किस तरह से। क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो सुशांत सिंह केस को एक लोग जो जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, कई तो ऐसे लोग हैं बहुत जो हम 2020 से ही फॉलो कर रहे हैं और अभी तक लगे पड़े कि मतलब फैमिली को न्याय मिलना चाहिए, या सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, उस समय क्या घटनाएं घटी, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ। लेकिन अगर जिस तरह से उस समय सरकार ने तब तक चिल्लाते रहे कि नहीं सीबीआई को केस नहीं सौंप रही है, और सीबीआई को जब केस सौंपा गया उसके बाद 4 साल तक लोग इंतजार करते रहे, क्योंकि उस समय हर लोगों को सीबीआई ने एक जो आर्मी कंटोनमेंट एरिया है वहां पे अपना ऑफिस बनाया, वहां पे जितने भी लोग हैं उनको बुला बुला के उनकी पूछताछ की गई। लेकिन उसके बारे में कोई बाद में डिटेल नहीं शेयर किया गया, ना कोई भी खबरें बाहर नहीं कि आखिर हुआ क्या। लोग हाथ पे हाथ रखे और टकटकी लगा के लोग इंतजार करते रहे कि भाई अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा। एक लालू यादव का कहावत है, बड़ा ही वल्गर कहावत है कि आप देखते हैं ना कि लगता है कि गिर जाएगा एक एनिमल का, और लेकिन वो मतलब लटकता रहता है, गिरता नहीं। लोग आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब गिरेगा। वैसे ही है सीबीआई का रिपोर्ट। लोग 4 साल 5 साल से इंतजार करते रहे लेकिन हुआ मिला कुछ भी नहीं। अब अचानक से इसमें ये आ गया कि भाई दिशा सालियान का केस आने लगा कि उनके पिताजी गए उस पे, जो कि पिताजी पहले जिन्होंने इसके ऊपर बोला था कि नहीं ये दिशा सालियान का जो है आत्महत्या नहीं है, ये इनके साथ जो है ये हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। उस समय उन्होंने उनके खिलाफ जो लोगों ने ये इस सब बातें की थी उनके खिलाफ उन्होंने एक मामला दर्ज किया था। लेकिन आज 360 या बोल सकते हैं कि जब पूरा यू टर्न लिया उनके पिताजी ने और बोले कि नहीं, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं की थी, उसके साथ जबरदस्ती किया गया था। अब ये अचानक ये मामला जो है पूरा मीडिया जगत में फैल गया और खासकर कुछ चैनल जो है इसको हाई, जो पहले से सुशांत सिंह केस को फॉलो कर रहे हैं और जो ये मानते हैं कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं किया, उसको लेकर जो लोग आगे चल रहे थे उन्होंने उसको मुद्दे को उठाया और उसके बाद मीडिया में डिबेट शुरू हो गई। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? और अचानक से ही उसी समय सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का भी ये घटनाएं या बोल सकते हैं कि न्यूज भी चलने लगा। ये सारा 4-5 दिन के अंदर हुआ। तो आखिर हुआ क्यों? सवाल ये उठता है कि क्या दोनों पे कोई भी आदमी अगर 2 का 2 4 बनाओगे तो लोग 2 का 2 4 ही बनाएंगे, आप बनाते हो तो, क्योंकि दोनों कड़ियां जुड़ी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि दिशा सालियान के केस को इसलिए उठाया गया
क्योंकि सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट आना था। अब देखिए सीबीआई जो है होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर काम करती है। तो जो अभी देवेंद्र फडणवीस खुद भी होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं, तो देखा जाए तो दोनों को जरूर पता होगा कि मेरी सीबीआई का जो फाइनल रिपोर्ट है या सो कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट है उसमें है क्या चीज। तो आखिर जनता के सामने किस किस मुंह से सीबीआई आज 5 साल के बाद बोलेगी कि नहीं मैं तो देखो इसमें कुछ नहीं मिला, ये हमारा एविडेंस मिला, कोई हम साबित नहीं कर पाए या कुछ भी एविडेंस नहीं था और ये फाइनल रिपोर्ट है। तो उस फाइनल रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट दे दिया जाए और उसके बाद जनता तो परेशान हो जाएगी। भाई आखिर इतना इतना हो हाय तौबा हुआ, इतना हो हल्ला हुआ, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि भाई ये इसके साथ गलत हुआ सुशांत सिंह के साथ, और उसके बाद उन लोगों को इस तरह का रिजल्ट मिलेगा तो होगा क्या। तो वही लोग हैं जिन्होंने जो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देके जिताया है। तो आखिर जब वो देखेंगे ऐसे लोग कि हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ छल किया गया है, तो फिर बीजेपी की बहुत छीछा लेदर होगी और ऐसे लोग बीजेपी के अगेंस्ट में जरूर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला सकते हैं या उसको विरोध कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने पहले से ही दिशा सालियान का केस को उठाया कि इस केस के पीछे, दिशा सालियान का जो मामला है उसके पीछे जो सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट या सो कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट है वो दब के रह जाएगा। यही स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं तो मैंने आज तक नहीं देखा कि सीबीआई ने ऐसा कोई इतना घाई का 4 साल रुकने के बाद 4 साल तक तो उन्होंने कोई भी फाइनल रिपोर्ट, कोई भी इस पे कोई न्यूज नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अचानक से उनको दिशा सालियान के मामला उठते ही कि उनको क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट देना था। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। मैं हमेशा बोलता हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है इस मामले में वो व्यक्ति खुद ही ऐसी पार्टियों में उसकी फैमिली घूमती रहती है, वो व्यक्ति के बस में कुछ नहीं करने का। वो व्यक्ति एक नंबर का मतलब बोल सकते हैं कि इस मामले में फिसड्डी नेता है जो कुछ नहीं कर पाता है। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो लोग बहुत दुखी हैं। वो बोलते हैं कि बंदा जो है जब तक विपक्ष में था पालघर साधु के लिए बात करता था, आज पालघर साधु पे एक वक्तव्य उसका नहीं आता, ना कोई जांच ना कुछ। वो व्यक्ति केवल जो है उसकी सेटिंग हो जाती है लोगों के साथ और उसके बाद कौन सा उसको सत्ता चाहिए, किस तरह से सत्ता चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है। किस तरह से काम करना है या जो चीज के लिए वो सत्ता में आया, जो चीज बोल बोल के वो सत्ता में आए और उसके बाद उस पे क्या कार्रवाई किया, कुछ भी नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है या देवेंद्र फडणवीस एज ए लीडर वो खुद भी ऐसे पार्टियों में घूमते रहते हैं, उनकी फैमिली भी घूमती है, तो वो इनके खिलाफ तो कोई आवाज या कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकते। अब कौन इसके सीबीआई में बैठा है कि इनकी सेटिंग हो गई, उसके बाद इस तरह का जो बोल सकते हैं जो फाइनल रिपोर्ट आया जिसमें एक तरह से इनको क्लीन चिट मिलता दिख रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब पहले से सेट था, फिक्स था, इसमें कुछ नहीं होने वाला था। और जो आगे की देख के कि भाई कल को कोई बात हो जाएगी, अगर मेरी सरकार गिरने वाली है, बीएमसी में चुनाव होगा तो मैं शिवसेना के साथ अगर मान लीजिए कि मिलकर चुनाव लड़ लूं, ऐसा मौका आ जाए तो मैं उद्धव ठाकरे को ही सही शिवसेना भी साबित कर दूंगा। आज एकनाथ शिंदे के साथ है, कहीं नहीं बना तो वो पूरा गेम प्लान करके चलते हैं। जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार के साथ इरिगेशन के मामले में उनका क्या वक्तव्य था, अचानक से कैसे वो चेंज हो गए, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या उन्होंने कहा था, किस तरह से किसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। उनको मतलब है कि उनको सत्ता का मलाई है, उनको चाटना है। तो देवेंद्र फडणवीस, मैं हमेशा बोलता हूं डेवलपमेंट अलग चीज है, लेकिन इस मामले में देवेंद्र फडणवीस आप देख लीजिए नागपुर में क्या होगा, आप देख लीजिएगा सैफ अली खान के मामले में क्या हुआ, आपको पता है उनका उस समय उन्होंने क्या बोला था। ये ऐसा सीएम है पहली बार जो हर बार उठ के आके बोलते हैं। अभी देखिए इनका ये जो मामला आया जो कामरा का, तो कामरा के बारे में अगर किसी ने बोला तो वो बोल रहा है क्योंकि अभी एक नाथ शिंदे के बारे में कामरा ने बोल दिया, तो आप बोल रहे हैं कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई हो।
अरे भाई, पालघर साधुओं के बारे में भी सोचो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारे पास पावर है, सत्ता है, वो तुम भूल गए। ठीक है, आप शिंदे साहब के बारे में वो गलत बोला, उस पर कार्रवाई करो। लेकिन वो व्यक्ति तो पहले वो भगवान राम के बारे में भी गलत बोला हुआ है, तो उस पर भी तुम्हारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इस चीज में फेल हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आदमी इन चीजों से खुद ही पार्टियों में घूमता फिरता हो, उसकी फैमिली, वो क्या कार्रवाई करेगा? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और आगे देखते हैं कि ये जनता, जो मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को कभी भी गलत नहीं बोलता, लेकिन मोदी जी को इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और उनका नाम खराब होगा कि बेसिकली लोग वो देवेंद्र फडणवीस को वोट नहीं देते भाई। यहाँ पे जितने, मैं मुंबई में रहता हूँ, लोग देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी को लोग वोट देते हैं। तो मोदी जी को ये देखना चाहिए कि उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए और इस पे सही में रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि जो एसएसआर के जितने भी फैंस हैं, जो उसमें न्याय चाहते हैं, वो सारे लोग नरेंद्र मोदी के वोटर्स हैं। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए और इसमें अपना इंटरफेरेंस करके और इस जो उस पे न्याय उनके फैमिली को और उनके जो समर्थक, उनको जरूर देना चाहिए। मुझे देवेंद्र फडणवीस से कोई उम्मीद नहीं है।